अरब लीग। अरब लीग जो है ये एक बहुत एक अहम तंजीम भी है और एक तरह से कोई ख़ास कामयाबी भी हासिल इसने नहीं की। लेकिन बहरहाल ये जो है ये सबसे जो तंजीम है ना, OIC, GCC, ये आगे पीछे बहुत सारी, ये इन सबसे पहले बनी थी 1945 में, 45। और उस वक्त थोड़े से मुल्क थे, यानी मिस्र इसमें था, शुमाली यमन था, ट्रांस जॉर्डन, सऊदी अरेबिया 1932 में आज़ाद हो गया था, और सीरिया, लेबनन, ये मुल्क 6-7 मुल्कों ने काहिरा में इनका इजलास हुआ था और अरब लीग कायम हो गई थी। और अरब लीग इसलिए कायम हुई थी कि हम फ़लस्तीन को हमने तकसीम नहीं होने देना, और यहाँ पे इसराइल नहीं, चूँकि बात हो रही थी इसराइल बनने की, तो इन्होंने जो है वो ये अरब लीग बन गई। लेकिन ये अपने मकासद में मजमूई तौर पे नाकाम रही। और एक दौर ऐसा आया था, इसका हेडक्वार्टर जो है वो काहिरा में ही है। एक दौर फिर ऐसा आया कि जहां अरब लीग बनी थी उसी मुल्क को, यानी मिस्र को, अरब लीग से निकाल दिया गया 79 में जब मामला तय हुए इसराइल के साथ। तो और फिर 87 में खुद मिस्र की वापसी हुई दौरान त्यूनिस शिफ्ट हो गया। अब इसमें 22 अरब ममालिक हैं। इसमें सीरिया को निकाल दिया था बीच में 2011 पिछले सालों में, फिर लीबिया को वापसी हो गई सबकी। बहरहाल अरब लीग एक बड़ा फोरम है। अरब लीग ने हिजबुल्लाह को आज दहशतगर्द फहरिस्त से निकालने का ऐलान किया है। और ये एक बहुत बड़ा फैसला है। इसलिए बड़ा फैसला है कि इसको पुश करने में, या इसकी पीछे अगर आप देखें कि जो फोर्सेस हैं, सऊदी अरेबिया है, ईरान तो अरब लीग में नहीं है ना, अरब मुल्क नहीं है। ईरान तो अजम कह लें, या तुर्की, पाकिस्तान, ये बाकी जो मुस्लिम ममालिक, इंडोनेशिया वगैरह, UAE, सऊदी अरेबिया, इन्होंने हिजबुल्लाह को दहशतगर्द तंजीम से निकाला है। और जो सेक्रेटरी जनरल हैं अरब लीग के, उन्होंने ये ऐलान किया है जाके काहिरा में कि हमारे पास कोई दहशतगर्द, वो बैरूत से होकर आए हैं वो। और ये मेरा ख्याल है कि 10 सालों के बाद पहला राब्ता था अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल का बाकायदा, जो कि हिजबुल्लाह की क़यादत से हुआ, या उनके रहनुमाओं से। वापस आके उन्होंने कहा अरब लीग से हम निकाल। दूसरी बात यह है कि घुमसान की लड़ाई हो रही है इस वक्त गज़ा में। जो हमास हैं और जो इसराइल भी ऊपर, शुमाल, जनूब, वस्ती गज़ा में, उधर से जो है वो, इससे पहले कि वो सीज़ फायर हो या जंग फैल जाए, जो भी हो, वो कहते हैं ना ग्लव्स हो। तो ये जो है इस वक्त वहाँ पर उनकी बमबारी जारी है, कत्लेआम जारी है, और वो फ़लस्तीनी और हमास, ये भी मुकम्मल लड़ाई हो रही है हर तरफ से। और इस दौरान जो है वो सऊदी अरेबिया की तरफ से एक गैर मामूली एलामिया आया है। अच्छा, मैं गैर मामूली इसलिए कह रहा हूँ कि उसके मैंने वर्ड्स को फिर उनका जो एलामिया है उसको मैंने पढ़ा एग्जैक्टली कि उसमें क्या वर्ड्स यूज़ हुए हैं। क्योंकि इसराइल के जो इंतहा पसंद यहूदी या सहूनी कहा जाए, वो बेहतर वर्ड है, ज़ायनिस्ट, वो जो हैं वो सेटलमेंट्स कर रहे हैं पूरे मगरबी किनारे पे, वेस्ट बैंक पे, ताकि 2 रियासती हल हो। तो ये मैंने सऊदी अरेबिया का ये जो स्टेटमेंट है इस वक्त, ऑफिशियल स्टेटमेंट, उसके वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और अगर वो अलामिया हम दिखा सकें अपनी स्क्रीन पे, सऊदी अरेबिया की तरफ से ये अलामिया जो है, तो वो ये कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक्सप्रेस किया किंगडम की कंडेमनेशन की, ठीक है ना, कि इसराइली कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया ना कि ऑक्यूपेशन की जाए ये वेस्ट बैंक पे। फिर उसके बाद आगे बात सारी वाले, फिर उसके बाद कहते हैं किंगडम वॉर्न्स ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द इजरायली ऑक्यूपेशन अथॉरिटीज। डायर कॉन्सिक्वेंसेस, वॉर्न्स ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा, यानी इंटरनेशनल अकाउंटेबिलिटी नहीं है चूंकि, और कोई इस वक्त दुनिया सारी खामोश है, तो डायर कॉन्सिक्वेंसेस। और ये जो इसको फिर जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है कि डायर कॉन्सिक्वेंसेस की इस्तेलाह इस्तेमाल की ईरान में इस बात पे, क्योंकि ईरान जो है उसके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सऊदी अरेबिया ने ये सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। तो प्रेस टीवी जो है 6 स्लाइड अगर हम दिखाएं, सऊदी अरेबिया वॉर्न्स ऑफ डायर कॉन्सिक्वेंसेस, 6ठी स्लाइड, ऑफ इजराइल्स न्यू सेटलमेंट, ठीक है।
अच्छा, और तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है, और अगर हम उनके अखबारात में भी देखें तो वहाँ पर यही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, डायर कॉन्सिक्वेंसेस का। तो वो अब्राहम रिकॉर्ड विकॉर्ड तो सारे पता नहीं किधर गए। दूसरी बात यह है कि कतर में एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है, और वो हुई है जो MIT, ये MIT जो है ये टर्किश इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके सरबराह की जो है वो इस्माइल हानिया से, और साथ ही जो इजिप्ट के इंटेलिजेंस चीफ हैं जो कि मुज़ाकरात का हिस्सा रहे हैं, उनकी भी टेलीफोनिक बात हुई है इस्माइल हानिया से। एक तो ताज़ियत की है उनके घर पे जो शहादतें हुई हैं, और उसके बाद हमास लड़ भी रही है और साथ कह रही है कि मुकम्मल तौर पे अब भी उस मुआहदे पे कायम है जिसके आर्टिकल 8 के ऊपर इसराइल ने, जिसके वर्डिंग चेंज करने की बात कर रहे हैं प्रेसिडेंट बाइडन, तो हम उस पर कायम हैं और हम उससे पीछे नहीं हट रहे। प्रेसिडेंट बाइडन जो हैं वो ये जो मुबाहिसा हुआ है कल, इस मुबाहिसे के, ये परसों रात को जो सुबह जो भी हुआ है, तो उसके अभी वो आफ्टर शॉक्स से अब कहीं जाके उन तक पहुंचे हैं, और वो आफ्टर शॉक्स जो हैं वो इस तरह से पहुंचे हैं कि उन्होंने जो है वो अपनी अहलिया से रब्ता किया है कि अब मैं क्या करूं, और मतलब है कि प्रेसिडेंट बाइडन की जो अहलियाँ हैं, डॉक्टर जिल बाइडन, बड़ी ज़बरदस्त खातून है, और वो बड़ी कल अपने जो हस्बैंड को वो हिम्मत भी दिला रही थी कि प्रेसिडेंट बाइडन उनसे मशवरा कर रहे हैं कि अब मैं क्या करूं और मैं किस तरह से इस क्राइसिस से निकलूं, और क्या मैं अपने पेपर्स को विड्रॉ करूं। अच्छा, प्रेसिडेंट बाइडन जो हैं, मैं इनके बारे में थोड़ी सी बात आपको बताऊं कि इनकी जो ज़ाती ज़िंदगी है वो बड़े अलमियों से दो चार रही है, और ये बात यहाँ पे बताना ज़रूरी है क्योंकि ज़ाहिर है हम जब डिस्कस करते हैं डॉक्टर जिल बाइडन, हिलरी क्लिंटन, ये सारी बात ज़ाती अलमिया इनका ये कि इनकी 1966 में शादी हुई, जो है वो उनका नाम जो है वो नियालिया करके NEILIA, इनकी 1966 में 66 में इनकी शादी हुई, और बड़ी ज़बरदस्त इनकी अहलिया, और वो जो हैं वो बड़ा इनका फर्स्ट टाइम सेनेटर इन्होंने मुंतखब होना था, तो बड़ी वो जनाब साथ साथ आगे आगे और बहुत एक्साइटेड, और बड़ा उनका एक रोल बयान होता है कि जी वो जो हैं वो बड़ी अच्छा, उनके फिर 2 बेटे हुए जो है उनसे, और एक साहबजादी न्योमी बाइडन। तो ये बहुत अपने शौहर के साथ साथ जो है ना, पहली दफ़ा जब इनके शौहर इवन जब इलेक्ट हुए सेंटर के तौर पे, तो ये जो हैं ये बहुत खुश, एक्साइटेड शौहर इनके सेनेटर। ये बात है 72 की, 72 में इलेक्ट हुए थे फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बाइडन सेनेटर। तो इनकी जो अहलियाँ हैं नैला, वो क्रिसमस के बाद वो हलफ उठाना था, तो क्रिसमस शॉपिंग के लिए जा रही थी अपने दोनों बेटों को और बेटी को बिठा के, तो एक ट्रक ने टक्कर मारी और इनकी वाइफ की और 1 साला बेटी की डेथ हो गई। और जो दोनों बेटे थे, एक बेटा 3 साल का था, एक 4 साल का था, और वो दोनों जो है एक के सर पे चोट आई और एक की शायद फ्रैक्चर हो गई लेग वगैरह, तो एक बीवी की भी डेथ हो गई और बच्ची की भी डेथ हो गई। उसके बाद ये हुआ कि प्रेसिडेंट बाइडन जो हैं वो एक मरला ऐसा आता है कि वो ये बताते हैं कि उन्होंने कहा मैं ओथ ही नहीं ले रहा सेनेटर का, मतलब ये बिल्कुल शौक में चले गए। फिर इनको लोगों ने कहा कि नहीं ओथ लो, फिर छोटे बच्चे थे इनके, तो फिर 77 में इनकी डॉक्टर जिल जैकब्स थी, तो उनसे फिर शादी हुई, तो उन्होंने फिर इनके बच्चों को भी देखा, और साथ फिर उनसे एमिल्डा, शायद इनकी एक बेटी भी है। फिर वो जो बेटा बड़े होते गए, बच्चे बड़े होते गए, और वक्त गुजरता है, ज़ाहिर पता नहीं होता, तो बियो बाइडन, जोसेफ बियो बाइडन और हंटर बाइडन वो बड़े हो गए। तो जो बियो था गालिबन उसको चोट लगी थी शायद सर पे, तो कहीं जाके 2001-2002 में सर में दर्द वर्द ये वो आगे पीछे शायद होना शुरू हुआ, तो वो चेकअप करवाया तो पता चला कि नहीं, वो चोट वाला दर्द नहीं है बल्कि ब्रेन ट्यूमर हो गया। और प्रेसिडेंट बाइडन जो हैं वो नायब सदर थे अमेरिका के, वाइस प्रेसिडेंट थे अमेरिका के ओबामा के साथ, जब उनके बेटे की डेथ हो गई
ब्रेन ट्यूमर से। और जब डेथ हुई तो उसमें फिर प्रेसिडेंट ओबामा, साबिक सदूर, पूरे अमेरिका में एक शोक का आलम था, पूरी दुनिया में लोग दुखी थे। तो प्रेसिडेंट बाइडन के, और फिर दूसरा जो बेटा हंटर बाइडन इनका, वो ज़ाहिर है मुकदमात और जेल और वो सारी सज़ाएं। तो डॉक्टर जेल बाइडन, अल्टीमेटली ये होता है कि प्रेसिडेंट बाइडन का जो है कि वो वापस जाके रुजू करते हैं। फिर उसके बाद इनकी जो पर्सनैलिटी के बारे में बहुत से लोग कहते हैं कि जो डिटोरिएशन हुई है ना, वो बेटे की डेथ के बाद हुई है। उससे पहले के इनके विजुअल्स या बात करने का तरीका, या उसके बाद फिर ये, मतलब एक जवान बेटा और आप नायब सदर हों और उसकी डेथ हो जाए ब्रेन ट्यूमर से, तो वो अब दोबारा उन्होंने रजू किया है कि क्या मुझे लड़ना चाहिए उम्मीदवार के तौर पे डेमोक्रेट्स का, या मुझे रिज़ाइन कर देना चाहिए जी। और तेज़ी के साथ जो फ्रांस में आज फ्रांस में 40 साल तारीख में सबसे ज़्यादा लोग निकले हैं वोट डालने के लिए, और ली पेन की पार्टी जीत रही है आगे मैक्रों से।